एएस अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो पेपर है एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। और एमसीक्यूज के अंदर हमारा पेपर है 2020 मार्च का, मार्च 2020 का पेपर है। पहला है कि ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर 6600 टू ए कस्टमर ऑन 31 मार्च, द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और वो इनवाइस उसने 3 दिन बाद इशू की है। और हमें कहा गया है कि ही इज एडवाइज दैट द सेल ऑफ 6600 शुड बी एंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बीइंग अप्लाइड? तो मैंने बताया था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। हमारा आंसर क्या है? 3 ओनली, क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहता है कि व्हेन द गुड्स आर पास टू द बायर यू विल रिकॉर्ड इट एज सेल्स इवन द पेमेंट इज नॉट येट रिसीव। फॉलोइंग कॉस्ट फॉर ए बिजनेस रिलेट टू ए न्यूली परचेज मशीन। कहता है बट कॉस्ट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑल्ट्रेशन टू द फैक्ट्री बिल्डिंग टू इंस्टॉल द मशीन, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेमेंट फॉर इंश्योरेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है। फाइनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन एग्रीड विद द सप्लायर, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर द डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन डिस्काउंट तो आता ही नहीं ना, डिस्काउंट तो परचेज प्राइस में आता ही नहीं है। डिस्काउंट के बाद की जो अमाउंट है वो आपने पे करनी है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 and 3 ओनली इज गोइंग टू बी द आंसर। इसका आंसर जो है वो 1 and 3 हमारा होगा कि 1 and 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1 और 3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फ्री होल्ड प्रीमिसेस एट कॉस्ट दी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है। द प्रीमिसेस वर रीवैल्यूड एट 1,80,000। कहता है 1,80,000 की अब हो गई है। बेटा कैसे करेंगे इसको हम? 1,25,000 में से बेटा माइनस करेंगे 50,000, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी ना आपकी। तो बुक वैल्यू आ जाएगी 75,000। अब वो कितने की हो गई है प्रीमिसेस? 1,80,000 की। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना क्रिएट हुआ है? 1,05,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? डी। डी फॉर डॉक्टर। इनकम स्टेटमेंट में नन, कुछ भी नहीं जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमिसेस डेबिट हो जाएंगी 55,000 से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी 50,000 से। और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा आपका कितने से? 1,05,000 से। मैं इसकी एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। प्रीमिसेस डेबिट होंगी 55,000 से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो भी डेबिट होगा आपका। टोटल डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगी 50,000 से। डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी कैंसिल, और रिवैल्यूएशन रिजर्व वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 1,05,000 से। पैसे निकाला मैंने, 1,25,000 में से माइनस किया मैंने 50,000, 75,000 आ गया उसका। और 1,80,000 का 1,80,000 का डिफरेंस लिया, तो रिवॉल्यूशन रिजर्व आ जाएगा 1,05,000 का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सारी की सारी जो डेप्रिसिएशन हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव चार्ज रॉन्ग डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रीमिसेस। वो कैंसिल कर देंगे और बाकी अमाउंट प्रीमिसेस की इंक्रीज कर जाएगी 55,000 से। नेक्स्ट देखते हैं। बिजनेस हैज ए ईयर एंड 31 दिसंबर। इट परचेज्ड ए मोटर व्हीकल on 1st January for 15,000. The motor vehicle was sold on 31st March for 8,000. Depreciation is calculated at 20% using reducing balance method on a month by month basis. तो बेचा आपने मार्च में 17 में खरीदा था, तो पहले तो आपकी 15,000 पे डेप्रिसिएशन होगी 17 में, फिर 18 में भी होगी, उसके बाद 19 में भी 3 मंथ्स की होगी। 15,000 पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, 15,000 पे डेप्रिसिएशन में लेता हूँ, कितने परसेंट है? 20%। ये बेटा आ जाएगी कितनी? 3,000। फिर 15,000 में से माइनस कर दूंगा मैं 3,000, तो 12,000 पे लूंगा मैं 20%। ये आपकी कितनी आ जाएगी? 2,400। और फिर 12,000 में से भी 2,400 माइनस कर दूंगा, तो आपका कितना आ जाएगा जी? मैं करके देखता हूँ, 9,600। और इस पर मैं निकाल लूंगा कितना? 20% इंटू 3/12। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 9,600 इंटू 20% इंटू 3/12, ये आपका आ जाएगा बेटा 480। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 3,000 प्लस 2,400 प्लस 480, ये आ जाएगा 5,880। आपके एसेट की वैल्यू कितनी है बेटा? 15,000 में से माइनस कर देंगे 5,880, तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपकी वैल्यू उसकी कितनी है? बेचा आपने कितने का है? 8,000 का। उसकी वैल्यू आ जाएगी 9,120। आपने बेचा है 8,000 का, तो आपको लॉस हो गया बेटा कितने का जी? 1,120 का लॉस हो गया। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बेटा? 5,880
क्योंकि मैंने निकाल के दिखाई है आपको 3017 में, 18 में 2400 और फिर 3 मंथ्स की 480, तो 5880 आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और 1120 का लॉस है। सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चल रहे हैं हम 5 में। A trial balance does not balance and a suspense account is opened. Later the following errors were discovered and the suspense account is cleared. A sales invoice of 1240 has been completely omitted from the books. उसकी एंट्री तो बेटा होगी कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल्स इनवॉइस का मतलब है आपने क्रेडिट सेल की एंट्री ही पास की। सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड ना करने का मतलब है कि आपने क्रेडिट सेल की एंट्री ही पास नहीं की। क्रेडिट सेल की एंट्री कर देंगे कस्टमर टू सेल, ट्रेड रिसीवर टू सेल, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, इसमें सस्पेंस आता ही नहीं है, सस्पेंस जो है वो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं purchase had been entered as 85600, the correct amount should have been 87580। ये एंट्री आपकी बनती है। अब इसकी एंट्री हमारी क्या होगी कि आपने परचेजेस को डेबिट करना था कितने से, 85600 से, आपने सॉरी 87580 से डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया 85600, तो आपने परचेजेस को कम डेबिट किए। बेटा परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे, जितना कम से डेबिट किया उतना ज्यादा कर देंगे और सस्पेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं डिफरेंस इसका निकाल लेता हूँ। 87580 माइनस 85600 आ जाएगा 1980 से एंट्री में पास करूंगा परचेजेस टू सस्पेंस। ठीक है जी। फिर रेंट पेड 2600 वाज एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक बट एज 26200 इन द रेंट अकाउंट। रेंट में आपने क्या लिख दिया बेटा, ज्यादा लिख दिया। सॉल्व करके दिखाता हूँ। रेंट को डेबिट करना था 2600 से, आपने डेबिट कर दिया 6200 से। अब रेंट को क्रेडिट कर देंगे डिफरेंस से, और डिफरेंस कितना है आपका 6200 माइनस 2600, 3600 से रेंट राइट हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस से 3600। तो ये दो एंट्रीज हमने पास करनी है। अब कहता है व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। बड़ा आसान है, सस्पेंस अकाउंट बेटा बना लेंगे हम, तो आपको ऑटोमेटिकली ओरिजिनल बैलेंस जो है वो आ जाएगा। और वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। सस्पेंस अकाउंट, पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 1980 से, और प्रीवियस की वजह से। फिर आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 3600 से, रेंट की वजह से। तो डिफरेंस इधर आपका आ जाएगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से 3600 माइनस 1980, 1620 आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये सस्पेंस का बैलेंस है बेटा 1620 क्रेडिट। ये सस्पेंस का बैलेंस था 1620 क्रेडिट, जिसकी वजह से आपका सस्पेंस जो है, अगर ये बैलेंस होगा तो आपका सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। 1620 credit is the answer. A is the answer. What was the original balance on the suspense account if there is, if suspense account is cleared, if suspense account is finished, if suspense account has become zero, तो आपका क्रेडिट बैलेंस अगर होगा 1620 का, तो सस्पेंस की दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगे। 1620 क्रेडिट। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। A sales ledger control account includes the following entries: contra with the purchase ledger account 500 debit, discount allowed debit, irrecoverable debts written off 1200 debit. Which entries must be corrected? कौन सी एंट्रीज हैं जो कि आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी? तो आपको पता है कि इसमें कॉन्ट्रा विद द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट 500 डेबिट, तो ये आपका क्रेडिट साइड पे आता है। कॉन्ट्रा जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट पे आता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, ये भी क्रेडिट पे आता है, तो ये भी गलत है। बैड डेट्स ये भी क्रेडिट पे आते हैं कंट्रोल अकाउंट में। 1 2 एंड 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो सी इज द आंसर, क्योंकि तीनों ही गलत हैं, क्योंकि तीनों ही एंट्रीज जो है वो डेबिट पे नहीं आती हैं, ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट पे आती हैं। चाहे वो कॉन्ट्रा या सेट ऑफ हो, चाहे वो इररिकवरेबल डेट्स हो या डिस्काउंट अलाउड। कंपनी बैंक स्टेटमेंट showed a credit balance of 2000. The following errors were found.
A receipt of 2,700 and a payment for 3,000 was recorded on the bank statement but had been omitted from the cash book. Bank charges 500 were correctly shown on the bank statement but had been recorded as 600 in the cash book. What was the cash book balance before the errors were corrected? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 2000 था, इसी से हम स्टार्ट करके सॉल्व इसको कर सकते हैं। और उसने कहा है कि कैश बुक बैलेंस हमने निकालना है बिफोर द एरर्स वर करेक्टेड, यानी एरर की करेक्शन से पहले का जो बैलेंस है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपको ये पता है कि बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया और रिसीट ऑफ 2700 एंड पेमेंट ऑफ 3000 वाज रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड बीन omitted फ्रॉम द कैश बुक। फिर बैंक चार्जेस भी कहता है बैंक स्टेटमेंट में सही रिकॉर्ड हुए हैं लेकिन कैश बुक में हमने 600 रिकॉर्ड कर दिए गलती से। कैश बुक का बैलेंस हमने निकालना है बिफोर करेक्शन। तो देखिए मैं निकालता हूँ, क्या बनाऊंगा बेटा, रिवाइज्ड कैश बुक, क्योंकि इसके अलावा और चीजों से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि जो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है वो करेक्टेड बैलेंस दिया हुआ है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, क्योंकि ये गलतियां तो कैश बुक की है ना, तो इसके लिए तो हमें कैश बुक का बैलेंस चाहिए, लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें कैश बुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का बैलेंस बेटा कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का बैलेंस कौन सा होगा? इट इज अंडरस्टूड कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिवाइज कैश बुक का जो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, तो इस साइड पे आपका आएगा क्रेडिट डाउन कितना? 2000, जो कि हमें दिया हुआ है इसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 2000, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा 2000। अब 2700 की रिसीट है और 3000 की पेमेंट है जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। इधर आ जाएगी आपकी, सॉरी, 2700 की रिसीट है, 3000 की पेमेंट है जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। फिर बैंक चार्जेस है 500 के जो आपने क्रेडिट करने थे, लेकिन आपने क्रेडिट कितने से कर दी बेटा? 600 से। तो आपने 600 से क्रेडिट कर दिए तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 500 से क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट कितने से कर दिया है इसको? 600 से क्रेडिट कर दिया। तो 100 से डेबिट करेंगे तो ये ठीक होगा। टोटल इसका कर ले तो 5000 आ जाएगा टोटल आपका। इधर भी टोटल आपका कितना आ जाएगा बेटा? 5000। और यहाँ से बेटा हम रिवर्स जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है वो निकल आएगा, या कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस जो है वो निकल आएगा कितना? 2200 डेबिट। ये मैंने निकाल दिया, 2200 डेबिट आपका कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। तो सी इज द आंसर। बिफोर द करेक्शन ऑफ द एरर्स 2200 इज द बैलेंस। ये बैंक स्टेटमेंट का जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ये बेसिकली करेक्टेड बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट का करेक्टेड बैलेंस क्रेडिट 2000 है तो कैश बुक का डेबिट होगा 2000। तो मैंने वो लिख दिया, डेबिट का मतलब कैरी डाउन क्रेडिट पे ही आएगा भाई, ये डेबिट बैलेंस ही है। फिर जब आगे लेके जाएंगे तो ये डेबिट साइड पे ही आएगा। दिस इज डेबिट बैलेंस। रिसीट्स थी आपकी वो आपने रिकॉर्ड कर ली, जो नहीं रिकॉर्ड की थी आप, पेमेंट्स थी आपकी वो आपने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है ना। और फिर आपने गलती से बैंक चार्जेस जो है वो क्रेडिट साइड पर ज्यादा लिख दिए थे, तो उसको आपने सही या बैंक चार्जेस जो ओवर कास्ट किए थे आपने उसको आपने करेक्ट करके डेबिट कर दिया, 100 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया बैंक का 2200। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बेटा? 2200। Business makes a provision for doubtful debts equal to 10% of trade receivables. Provision at 31st March was 8300. The trade receivables after the provision on 31st March was 55800. What is the change in the provision over the year? कहते हैं प्रोविजन में जो है वो क्या चेंज जो है वो आ रहा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप कहें कि बहुत जो है वो टफ महसूस होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो हमें कह रहा है कि प्रोविजन का जो बैलेंस है ना ओपनिंग, वो हमें दिया है ब्रॉड डाउन 2018 का वो 8300। ठीक है जी। कैरी डाउन हमें नहीं पता, कैरी डाउन हम निकाल लेंगे तो खुद ब खुद हमें समझ आ जाएगी कि प्रोविजन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या क्या चेंज आ रहा है। अब कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर द प्रोविजन वाज 55800।
इसका मतलब है 55,800 में प्रोविजन माइनस हो चुकी है, सो इट मींस दैट इट इज इक्वल टू 90% ऑफ ट्रेड रिसीव। तो इसमें प्रोविजन माइनस हो चुकी है, इट्स इक्वल टू 90% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने आ जाएंगे, 55,800 डिवाइडेड बाय 90%, तो 62,000 के आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके आ जाएंगे बेटा 62,000 के, और इस पे 5% प्रोविजन थी, तो आप इसका 5% निकाल लें या माइनस कर दें, बात एक ही है। 62,000 में से 55,800 माइनस भी कर सकते हैं आप, या इसका सॉरी 10% निकाल लें, 6200, ये प्रोविजन आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 6200। अब प्रोविजन क्या हो रही है हमारी बेटा, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज हो रही है, कितने से, 2100 से। इधर आपका आ जाएगा डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स 2100 विद द नेम इनकम स्टेटमेंट, जो शो कर रहा है कि प्रोविजन डिक्रीज हो रही है 2100 से, क्योंकि आपके पास 8300 की पड़ी हुई थी, चाहिए आपको कितनी थी, 6200 की। यू विल इंक्रीज द डिक्रीज द प्रोविजन बाय 2100। कौन सा आंसर है इसमें, ए, प्रोविजन विल बी डिक्रीज बाय 2100। पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि ब्रॉड डाउन तो 8300 है, लेकिन एंडिंग प्रोविजन निकालने के लिए उसने ट्रेड रिसीवेबल जो दिए हुए हैं वो प्रोविजन के बाद किए, तो आपको 55,800 जो दिया हुआ है वो बराबर है 90% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। 10% ऑलरेडी कम हो चुकी है, ट्रेड रिसीवेबल 62,000 के आ जाएंगे, उसका आप 10% निकाल लें या 55,800 में से माइनस कर दें, तो कैरी डाउन आपका निकल आएगा प्रोविजन का 6200। प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़ेगी आपको। ट्रेडर सेंड गुड्स टू अ कस्टमर ऑन अ सेल्स और रिटर्न बेसिस at the trader's year and he had not heard if the customer has accepted the goods। आपको पता है सेल्स और रिटर्न बेसिस की हम एंट्री पास नहीं करते। What should the value of goods be included in the trader books of account at the year end? Inventory and sales revenue, inventory only, sales revenue and trade receivable, sales revenue only। तो क्या कह रहे जी, जरा इसमें गौर कीजिएगा। कहता है कि where should the value of goods be included in the traders books of account at the year end? जो ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स हैं ट्रेडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में किस में शामिल किए जाएंगे, ठीक है जी। क्या सेल्स में शामिल किए जाएंगे, नहीं, इन्वेंट्री में शामिल किए जाएंगे। सेल्स रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवर में शामिल किए जाएंगे, नहीं, ट्रेड रिसीवर में से तो माइनस करने हैं बेटा, क्योंकि सेल नहीं हुई। सेल्स रेवेन्यू में से भी माइनस करने, इन्वेंट्री में शामिल किए जाए, इन्वेंट्री में लिखा जाएगा सेल्स रेवेन्यू में, और ट्रेड रिसीवर में से माइनस होने। वो कह रहे हैं इंक्लूडेड किस में होंगे, इन्वेंट्री में। क्यों, क्योंकि आपने लिख दिया कि इन्वेंट्री जो है वो बिक गई है, लेकिन असल में तो बिकी नहीं, तो इन्वेंट्री में आपको शामिल करने पड़ेंगे। आपको पता है सेल्स और रिटर्न बेसिस की हम दो एंट्रीज पास करते हैं ना, एक चीज है जाने की, और दूसरी एंट्री भी होती है जब आप सेल्स में से कैंसिल करते हैं। एक करते हैं सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, और एक करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री ओनली बी इज द आंसर। On 1st May 2018, Trevor had debit balance of 3,000 on his net receivable account. Rent received during the year वो दिए हुए आपको। On 30th April, 4,000 was owing to Trevor for rent for the period ended 30th April. Which entry should be made in the income statement for rent receivable for the year ended 30th April 2019? बड़ा आसान है, इसका रेंट रिसीवेबल अकाउंट बेटा बना लेंगे आप। डेबिट बैलेंस है 3,000 का और रेंट ओइंग है आपका एट द एंड, इसका मतलब है वो आपका किस साइड पे आएगा, एक्रूड ब्रॉट डाउन 3,000 है और एक्रूड कैरिड डाउन 4,000 है, और कैश फिगर जो है वो कितनी है, 18,000 प्लस 16,000, ये आपकी कैश फिगर है। 18,000 प्लस 16,000, ये कितनी आ जाएगी, 34,000। उसमें 4,000 ऐड कर देंगे, 38,000 हो जाएगा, और उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000। तो बी इज द आंसर। मैंने जबानी इसलिए कर लिया कि आप लोगों को टी अकाउंट बनाना आता है, इनकम का अकाउंट बनाएंगे ना। एक्रूड ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ जाएगा 3,000, एक्रूड कैरिड डाउन क्रेडिट पे आ जाएगा 4,000, कैश फिगर क्रेडिट पे आ जाएगी 34,000। 34,000 प्लस 4,000, 38 माइनस 3, 35,000, आंसर आ जाएगा। Sole trader makes a profit for the year of 31,000 after taking the following items into account. What was the gross profit for the year? तो आपको पता है बेटा प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो ऐड हो जाते हैं, और जो इनकम
जो है रिवर्स जाते हुए वो माइनस हो जाएंगे, रिवर्स इफेक्ट करना पड़ेगा ना। प्रोविजन भी ऐड हो रही है, वो भी माइनस हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव भी आप माइनस करेंगे, ठीक है जी। अदर एक्सपेंसेस ऐड होंगे और प्रॉफिट ये भी माइनस हो जाएगा। सर बात समझ नहीं आई, मैं अभी बताता हूँ कैसे समझ नहीं आई, अभी आ जाइए। देखें, हम शुरू किससे करते हैं, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है सर। प्रॉफिट ऑन सेल एसेट की ऐड होता है, ठीक है। फिर डिक्रीज इन प्रोविजन ऐड होता है, जी सर ये भी ऐड होता है। ये सब क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहे हैं। लेस क्या हो जाते हैं इसमें से बेटा, एक्सपेंसेस। वो कितने के हैं, 28,000 के एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं। और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, ये भी ऐड किया जीपी में आपने 2,000 का। और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल है वो भी ऐड होगा। और डिक्रीज इन प्रोविजन जो होती है वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये चीजें ऐड हो रही हैं और ये चीजें एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो रहे थे बेटा, माइनस हो रही। जब आप रिवर्स जाएंगे, जो चीजें ऐड हो रही होती हैं बेटा वो माइनस हो जाती हैं, और जो लेस हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती है। तो प्रॉफिट हमें पता है कितना है, तो कितना है हमारे पास, 31,000। ऊपर दिया हुआ है, ऊपर 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 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 31,000 का। यहाँ से रिवर्स जाना है आपने। जब आप यहाँ से रिवर्स जाएंगे तो बड़ा आसान है कि रिवर्स जाते हुए जो चीजें ऐड हो रही हैं वो लेस हो जाएंगी, जो लेस हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी। 31,000 प्लस 28,000, 31,000 प्लस 28,000 और माइनस 2,000 माइनस 1,500 और माइनस 300, 55,200 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर, आपका 55,200 जीपी जो है वो निकल आएगा। ये रिवर्स जाके मैंने इसको जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाया। आगे देखते हैं, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस वाज 1350 डेबिट, रेजिडेंट प्रॉफिट कहता है 23,500 है। वाई वाज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, वाइज ड्राइंग 25,000 है। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वाइज करंट अकाउंट, बहुत ही आसान है, करंट अकाउंट बना लेंगे वाई का, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो निकल आएगा। कैसे बनाएंगे बता देता हूँ, ये करंट अकाउंट बना लेते हैं। देखिए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट है, और वो कितना दिया हुआ है वो हम देखते हैं अभी। ब्रॉड डाउन बैलेंस 1350 डेबिट है और प्रॉफिट 23,500 है। इधर आ जाएगा ब्रॉड डाउन 1350, प्रॉफिट शेयर बेटा क्रेडिट साइड पे आता है। प्रॉफिट शेयर है वो, एलिजिबल प्रॉफिट है ना, जो उसका प्रॉफिट शेयर है वो है। और इसमें क्रेडिट साइड पे बेटा क्या आती है, सैलरी आता है। और क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी अकाउंट में जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होती है, जी बिल्कुल होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 है, सैलरी 14,500 की है। सैलरी है 14,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1200 का, ठीक है। और इधर आ जाएंगे आपकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आता है लेकिन दिया नहीं हुआ है ना, तो मैं डेफिनेटली लिखता हूँ। ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी 14,500, ये लिखी हुई है इसलिए। सॉल्व कर लें इसको आप, तो अगर नजर आ रहा है तो मेरे राइट साइड बड़ी है, 14,500 प्लस 23,500 प्लस 1,200 माइनस 1,350 और माइनस 14,500, तो 2,3,350 आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो ड्राइंग 25, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, ड्राइंग 25,000 की, सॉरी जी जी। सर इसके अंदर हम रेजिडुअल प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं नहीं, रेजिडुअल प्रॉफिट को डिवाइड इसलिए नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए कि रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 23,500 है, इक्वली है ना, तो वाई का नहीं है रेजिडुअल प्रॉफिट, ठीक है। मेरा ख्याल था वो, मैंने देखा ना वाइज ओपन करंट अकाउंट लिखा हुआ, इक्वली डिवाइड कर देंगे इसको आप, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 23,500 डिवाइडेड बाई 2, 11,750। करें क्या आ रहा है आंसर यार, टाइम थोड़ा रह गया इसमें। ये इधर क्या आ रहा है, करीब डाउन
या दूसरी तरफ आ रहे हैं? 1100। हाँ जी, 1100 क्रेडिट। ओके हो गया, 1100 क्रेडिट आपका आंसर है। ये आंसर है 1100 क्रेडिट। एफ एंड पी आर इन पार्टनरशिप बिजनेस। गुडविल की बात कर रहे हो, हमारे कोर्स में नहीं है अब, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर भी कहते हैं एंड शेयर ऑफ रेजिडल प्रॉफिट निकालना है आपने। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन उसने हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या करेंगे? 22,900 में से नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग अप टू 10,000, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% इज चार्ज ऑन ड्राइंग इन एक्सेस ऑफ 10,000। ड्राइंग्स दी हुई हैं आपको 12,000 की एम की, तो 12,000, 10,000 से ऊपर पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो उसकी जो 2,000 ड्राइंग है बेटा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो उसकी एम की ज्यादा है। तो 2,000 पर इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना? 5%। वो आपका आ जाएगा 100। तो प्रॉफिट फॉर द बिफोर अप्रोप्रिएशन में 100 ऐड कर देंगे तो ये 29,000 हो जाएगा। और उसमें से आप फिर बस, और तो मेरे ख्याल सैलरी वगैरह कोई दी नहीं हुई है। तो इक्वल शेयर है, क्या है? तो इधर कैपिटल इन्वेस्ट, तो कैपिटल की रेशियो बेटा आपको बनानी पड़ेगी, और उस हिसाब से आप रेजिडल प्रॉफिट जो 29,000 है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 102 प्लस 68 कर लेते हैं, 170 आता है बेटा। तो एल का शेयर कितना होगा? 68 ओवर 170, उसकी रेशियो बनती है मल्टीप्लाइड बाय 29,000, 11,600। आपका आंसर आ जाएगा। बी इज गोइंग टू बी द आंसर। सर ये आपने कैसे निकाला है बता देता हूँ। 29,000 बेटा टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा ना 100 का, क्योंकि 2,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा की है उसने ड्राइंग्स एम ने, वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना पड़ेगा। तो जो है ना उसका टोटल प्रॉफिट हमारा आएगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन। और इसका जो है ना आप डालेंगे 68 डिवाइडेड बाय 170, तो ये एल का शेयर आपके पास, क्योंकि कैपिटल रेशियो में उसने क्या निकालना है, 11,600 आ जाएगा आपका आंसर। विच आइटम इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? डिविडेंड प्रपोज नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नहीं आता, इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं आता, रीवैल्यूएशन गेन ऑन नॉन करंट एसेट, तो ये आती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम रिकॉर्ड करते हैं। वैसे अब ये भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इसका, लेकिन चलो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो हम इसको डिस्कस कर लिए। विच स्टेटमेंट अबाउट बोनस शेयर इज करेक्ट? दे मे बी इशूड एज ए रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, दे मे बी इशूड एट ए प्रीमियम, they may be issued to the holder of preference shares, और they may be issued using the share premium account। इसका आंसर कौन सा सही है बेटा? डी। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड यूजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट। रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर के लिए थोड़ी करते हैं हम, प्रीमियम पर ये इशू होते नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर्स को ये नहीं दिए जाते, ये ऑर्डिनरी शेयर को दिए जाते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। दे मे बी इशूड यूजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि शेयर प्रीमियम से पैसे निकाल कर हम बोनस शेयर इशू करते हैं। इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड एट 1 जनवरी was 6,68,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर was 1,28,000। और वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ऑल्सो टुक प्लेस। प्रॉफिट में से इंटरम डिविडेंड माइनस हो जाते हैं, ट्रांसफर 50,000 फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व, ये भी प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। इशू 5% डिबेंचर फॉर 2 लाख, 1 अक्टूबर को वो कह रहा है। और प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ 30,000। व्हाट वाज द टोटल इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2009? टोटल इक्विटी वो पूछ रहे हैं कि टोटल इक्विटी जो है वो आपकी क्या होगी। अब देखें शुरू में आपकी इक्विटी जो है वो 6,68,000 की वो दिखा रहा है जनवरी में। अब प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना? 31 दिसंबर 2019 को 1,20,000 का। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं, क्योंकि 31 दिसंबर की डेट का है ना, और ये 1 अक्टूबर को है। 31 दिसंबर का प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 1,000 हैज ऑलरेडी बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो आपको रिटेन्ड अर्निंग में से, सॉरी प्रॉफिट में से सिर्फ माइनस करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें? 1,20,000 में से जो इंटरम डिविडेंड है बेटा वो माइनस कर देंगे आप 40,000 का। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का फायदा नहीं है, क्योंकि 50,000 जो आप रिटेन्ड अर्निंग में से या प्रॉफिट में से माइनस करेंगे वो जनरल रिजर्व में ऐड भी तो हो जाएगा, ओवरऑल इक्विटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बस यही फर्क आना है, 80,000 का आपका इजाफा हो जाएगा 6,68,000 के अंदर। 80,000 का हम उसमें इजाफा कर देंगे तो 7,48,000 इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट? 7,48,000 इज गोइंग टू बी द आंसर।
कैसे बेटा, 1,20,000 में से हम 47 डिविडेंड माइनस करेंगे, बाकी डिवेंचर वगैरह ये सब तो आते ही नहीं है, इंटरेस्ट प्रॉफिट में से माइनस ऑलरेडी हो चुका है, प्रपोज डिविडेंड को हम रिकॉर्ड नहीं करते। और 50 रिटेन अर्निंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इससे इक्विटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग जितने से कम हो जाएंगी ना उतने से जनरल रिजर्व भी तो बढ़ जाएगा आपका, ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा। 748,000 ही आपका आंसर है। अब बिजनेस अप्लाइड ए मार्कअप ऑफ 25%, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बड़ा आसान है। ग्रॉस मार्जिन क्या होगा बेटा, मार्कअप से मार्जिन में कन्वर्ट करना है, 25/100 प्लस 25, यानी 25 और 125 इंटू 100 आप कर दें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, राइट? तो ग्रॉस मार्जिन इज गोइंग टू बी 20%. How I have calculated this is very easy. 25 over 125 multiplied by 100 is equal to 20%. Company results for the year showed credit sales of 5 lakh. The trade receivable collection period was 73 days. ठीक है जी, यानी ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन द नेक्स्ट ईयर credit sales were expected to be 5,50,000 and the collection period was not expected to change, वो वही रहेगी। What is the expected percentage change in trade receivable? तो क्या ट्रेड रिसीवेबल की एक्सपेक्टेड परसेंटेज ट्रेड रिसीवेबल्स में कितनी चेंज हुई, यानी ट्रेड रिसीवेबल में कितना डिफरेंस आया, कितना फर्क पड़ा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड करेंगे। अगला एमसीक्यूज में तो देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? द ओनली अदर आइटम इन द वर्किंग कैपिटल इज इन्वेंट्री, करंट रेशियो इज 2:1 है, तो ये रेशियो पुट करके आप इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे। बाकी ये पेपर मैं कल खुद ही कराऊंगा आपको, ठीक है, कल हम यही पेपर कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे कहा था कि मई जून 16 से पेपर शुरू करें सॉल्व करना, क्योंकि ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ 20, 21, 22 के, लेकिन पीछे से भी तो करने हैं ना, 16, 17, 18, 19, 19 तक के पेपर आपने करने हैं, वो करें, और उसमें जो मसला आता है वो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे डिस्कस करें ताकि हम सॉल्व कर सकें इसको। तो ये आप पहले आपको ना निकालनी पड़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल के 73 डेज वाले जो है ना वो निकालेंगे पहले, और फिर आप अगले साल में उसको पुट करेंगे। तो कल मैंने कहा करवा दूंगा आपको, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो इसका पार्ट बाकी हम